नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आज गोमती जी अपनी किस्मत पर रो रही थी क्योंकि उनके छोटी छोटी बच्चियाँ थी और उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। बेटियों के होने की वजह से उन्हें उनके सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया था, जिससे अब उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। उनको खाने पीने की तंगी भी होने लगी थी। किसी तरह उन्होंने मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया और उन्हें अच्छी नौकरी लगवाई। अब दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुकी थी। उसी के इंतज़ार में गोमती जी घर के आंगन में इधर से उधर टहल रही थी। दिल में बड़ी बेचैनी हो रही थी। बार बार बाहर जाकर देखती है। तेज़ हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। खिड़कियों के पर्दे और दरवाजे बंद करके वह फ़ोन देखती है। कहीं उनकी बेटी ने उन्हें फ़ोन तो नहीं किया। लेकिन बेटी का ना तो कोई मैसेज है और ना ही कोई फ़ोन आया है। वापस से दरवाजे की तरफ जाती है। चारों तरफ नज़रें घुमा कर देखती है, पर कहीं भी उनकी बेटी पल्लवी नज़र नहीं आ रही है। बादलों के गरजने के साथ ही गोमती जी के मन में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में कहाँ होगी। आज आने दो, अच्छे से डांट लगाऊंगी, तब इसको समझ में आएगा। कितनी बार समझाया है अपना काम करने के बाद सीधा घर आ जाया करो, लेकिन नहीं, काम ख़त्म हो जाने के बाद भी काम करती रहती है। इतना लेट हो गया है। वह फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन की घंटी भी नहीं जा रही थी। अब उनके दिल की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। वापस से अंदर जाकर टीवी खोलकर न्यूज़ चैनल लगाकर न्यूज़ देखने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि शहर का माहौल कैसा है। तो न्यूज़ से पता चलता है कि कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बेटी के आने का इंतज़ार करते करते वह रसोई में कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई कि जब उनकी बेटी आएगी उसे जल्दी से कॉफ़ी पिला दूंगी, कहीं अपनी तबीयत ना ख़राब कर ले। कहने को तो डॉक्टर है, लेकिन घर में आकर एक बच्ची बन जाती है और मुझे उसको एक बच्ची की तरह संभालना पड़ता है। रसोई में कॉफ़ी बनाती हुई गोमती जी की नज़रें दरवाजे की तरफ ही टिकी हुई थी। किसी भी चीज़ की आहट सुनती है तो वह फटाक से दरवाजे की तरफ बाहर भागती है कि कहीं उनकी बेटी पल्लवी तो नहीं आई है। कॉफ़ी बनाकर तैयार है, तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। बाहर आकर देखती है तो उनकी बेटी पल्लवी खड़ी हुई है। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पल्लवी के सारे कपड़े भीग गए थे। छाता भी लेकर नहीं गई थी क्योंकि जब सुबह वह घर से हॉस्पिटल के लिए निकली थी उस समय बहुत तेज़ धूप खिली हुई थी। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन लौटते समय इतनी तेज़ बारिश होने लगी। पल्लवी घर के अंदर प्रवेश करते ही छींके मारने लगती है। पल्लवी को देखते ही गोमती जी गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने कितनी बार मना किया है पल्लवी, हॉस्पिटल का काम हो जाने के बाद समय से घर आ जाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गरीब लोगों की सेवा करने की पड़ी रहती है। अरे अगर किसी दिन गरीब की सेवा नहीं करोगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और तुम अकेली नहीं हो दुनिया में जो यह सब करोगी। बहुत से लोग हैं, वह भी कर लेंगे यह काम। तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। जैसे जैसे बादल गरज रहे थे मेरा दिल बैठा जा रहा था। अब जल्दी जाओ, कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी माँ के गुस्से को देखते हुए पल्लवी चुपचाप से अपने कमरे में गई।
जल्दी से कपड़े बदल कर आई और छींके मारते हुए सोफे पर बैठ गई। गोमती जी कॉफ़ी देते हुए कहती है, यह लो, कॉफ़ी पी लो और ख़बरदार, आज के बाद तुमने हॉस्पिटल के काम के अलावा कहीं कुछ करने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब नहीं जाऊँगी। हाँ हाँ, हर बार यही कहती हो और चली जाती हो। मेरी बात को तुम समझते ही नहीं हो। माँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा हो रही हो? आप मौसम का मुझे नहीं पता था कि इतना बिगड़ जाएगा, और यह काम करने तो मैं हर शनिवार को जाती हूँ, तो आज भी गई थी। अब मुझे क्या पता था कि बारिश होने लगेगी। अच्छा ठीक है माँ, अब इतनी भी गुस्सा मत करो। यह तो पूछो कि इतनी देर मुझे क्यों हो गई है? गोमती जी डांटते हुए कहती है, हाँ हाँ, वही तुम्हारी मदद करने की वजह से देर हो गई होगी। और क्या हमेशा एक ही तो बहाना रहता है? नहीं माँ, मैं आज आपको जो बताऊंगी उसे सुनकर आप दंग रह जाओगी। आज जब मैं अस्पताल से अपना पूरा काम करने के बाद घर के लिए आ रही थी तो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी। मुझे लगा रोड के पास किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए सभी लोगों ने भीड़ लगा रखी है। मैं एक डॉक्टर थी, इसीलिए भागी भागी उधर गई कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। जल्दी से उसे अपने पास के ही अस्पताल में एडमिट करा दूंगी। नज़दीक जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे लेटा हुआ था। चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पता नहीं यह आदमी कौन है। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, हाँ, मैं कल इनका इधर अस्पताल के आसपास टहलते हुए देखा था। कुछ लोगों से खाने पीने का सामान भी मांग रहे थे, और आज पता नहीं कैसे यह अचानक से बेहोश हो गए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पल्लवी बूढ़े बाबा के पास गई और उनके ऊपर पानी के छींटे मारने लगी। पानी के छींटे लगने के बाद भी वह बूढ़ा बाबा होश में नहीं आए। फिर पल्लवी आसपास खड़े हुए लोगों से कहती है कि पास में ही हॉस्पिटल है, उधर से एक स्ट्रेचर लेकर आओ। उस पर बाबा को अस्पताल लेकर चलेंगे और उनको देखेंगे कि क्या हुआ है। पल्लवी को डॉक्टर के कपड़े में देखकर सभी लोग कहने लगे, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी से इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। पता नहीं बूढ़े बाबा को क्या हो गया है। 2 दिन से इधर ही घूम रहे हैं, आज अचानक से पता नहीं क्यों बेहोश होकर गिर पड़े। पल्लवी फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर ले गई और उनका इलाज शुरू किया। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, तब जाकर बाबा को थोड़ा सा होश आया। होश आ जाने पर बाबा कहते हैं, बेटा तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? पल्लवी बड़े प्यार से बूढ़े बाबा से कहती है, अरे बाबा, आपको क्या हुआ था? सड़क किनारे पर क्यों गिर पड़े थे? अपने आँखों के आंसुओं को पोंछते हुए वह बुजुर्ग आदमी कहता है, क्या बताऊं बेटा, किस्मत का मारा हूँ। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। क्या बाबा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे संभव है? पल्लवी बाबा का चेहरा देखती रह गई। पास की ही दुकान से कुछ खाने का सामान मंगाती है और बूढ़े बाबा को खिलाती है। बाबा, अभी आप कहीं भी जाने की हालत में नहीं हैं। 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहिए। आपके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप मुझे अपने घर का पता या अपने बच्चों का फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगी, जिससे आपके पास कोई अपना आ जाएगा। घर वालों और बच्चों की बातें सुनते ही बूढ़े बाबा के चेहरे पर एक चिंता सी आ गई। उनका चेहरा मुरझा गया। दबी आवाज़ में कहते हैं, आज बच्चों की वजह से ही मैं इस हालत में पहुंचा हूं। 4 दिन से भूखा हूं।
पल्लवी बूढ़े बाबा की बात को ठीक से नहीं सुन पाती और कहती है, क्या कहा बाबा, मैंने सुना नहीं। आपको अपने घर का फ़ोन नंबर तो याद होगा, मुझे बता दो। नहीं बेटा, मुझे किसी का भी फ़ोन नंबर याद नहीं है। बुढ़ापे में कल की बात याद नहीं रहती, इतना बड़ा फ़ोन नंबर याद करना मेरे बस का नहीं है। पल्लवी खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो अंधेरा होने को है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। चारों तरफ से बादल घिर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत तेज़ आंधी तूफान आने वाला है। बूढ़े बाबा को अस्पताल में यह कहकर फटाफट से घर के लिए निकल पड़ती है कि बाबा वह कल फिर आएगी, तब तक आप इधर आराम से रहिए, और भी सभी लोग हैं आपकी देखभाल करने के लिए। इतना कहकर पल्लवी टैक्सी लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। टैक्सी पल्लवी के घर से थोड़ी दूर पर रुकती है। आगे की गली बहुत संकरी है, जहाँ पर टैक्सी नहीं जा सकती। उधर से पल्लवी को पैदल ही आना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए और पानी में भीगने से सर्दी जुकाम हो गया। बस माँ, इसीलिए आज मैं इतना लेट हो गई थी। सोफे पर बैठी हुई पल्लवी अपनी माँ को अपनी कहानी सुना देती है। चिंतित होते हुए गोमती जी कहती है, बहुत अच्छा किया बेटा जो बूढ़े बाबा को अस्पताल में एडमिट करा दिया। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं, 4-4 दिन खाने के लिए नहीं देते हैं। मुझे बूढ़े बाबा की बड़ी चिंता हो रही है, बिना खाए 4 दिन तक कैसे रहे होंगे। बेटा, तुम कल बूढ़े बाबा के घर का पता पूछकर उनके बच्चों के पास भेज देना। ऐसे अकेले घूमते घूमते कहीं गुम ना हो जाए। बुढ़ापे की यादाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उनको उनके घर तक भेज दूँगी, आप चिंता मत करो। ओ माँ, आपकी सवालों के जवाब देने के चक्कर में मेरी कॉफ़ी पूरी ठंडी हो गई। दोबारा से इसको गर्म कर दो, मुझे ठंडी लग रही है। अरे करके लाती हूँ, कॉफ़ी के साथ कहो तो काढ़ा भी बना देती हूँ। नहीं माँ, काढ़ा नहीं पीऊँगी, वह काढ़ा नहीं जहर है। इससे अच्छा तो मैं अपनी दवाई खा लूँगी। गोमती जी रसोई में कॉफ़ी गर्म करने चली जाती है। तभी उनकी दोनों बड़ी बेटियों का फ़ोन आता है। चिंतित होकर पूछती है, माँ, पल्लवी आ गई? हाँ बेटा, आ गई, उसी के लिए कॉफ़ी गर्म कर रही हूँ। अच्छा हुआ माँ आ गई, हम दोनों बहनें 3 घंटे से कितना परेशान थे। इस 3 घंटा में आपने हम दोनों बहनों को 6 बार फ़ोन कर लिया है कि अभी तक पल्लवी नहीं आई, पल्लवी नहीं आई। अच्छा, पल्लवी से बात कराओ। गोमती जी फ़ोन लेकर पल्लवी को दे देती है। हाँ दीदी, बोलो क्या हुआ? पल्लवी, समय से घर आया करो, तुम्हें पता है कि माँ को तुम्हारी कितना चिंता होती है। हाँ दीदी, मुझे पता है, कोई ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए देर हो गई। और आपको तो पता ही है कि एक डॉक्टर के लिए कभी भी इमरजेंसी आ सकती है और वह अपने फ़र्ज से कभी भी पीछे नहीं हो सकता। दीदी, आप लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माँ का भी ख्याल रख लूँगी। तभी गोमती जी कॉफ़ी लेकर आ गई। ठीक है दीदी, अब फ़ोन रखती हूँ। एक बार कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है, अब दोबारा से ठंडी नहीं करना चाहती। दरअसल गोमती जी के 3 बेटियां हैं और उनके पति रेलवे में गार्ड के पद पर थे। गोमती जी का ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 3-4 देवरानी जेठानी थी, सास ससुर, सभी से भरा पूरा ससुराल था। अपने ससुराल में गोमती जी तीसरे नंबर की थी। उनकी 2 बड़ी जेठानी थी और 1 देवरानी, सभी एक साथ रहती थी। एक रसोई में खाना बनता था। गोमती जी की बड़ी बेटी पैदा हुई थी तो उनकी सास ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। यहाँ तक कि उनकी जेठानियों ने भी उन्हें सुनाती थी, क्योंकि दोनों बड़ी जेठानियों के 2-2 बेटे थे, किसी के भी बेटी नहीं थी। देवर की अभी शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। देवरानी को आए हुए 4 महीने ही हुए थे। हमने 2 बेटे पैदा किए हैं, तुमने बेटी पैदा किया है। बेटे कुल के दीपक होते हैं, बेटियां तो पराई होती है। तरह तरह के ताने गोमती जी को सुनने पड़ते थे। जब गोमती जी को दूसरी बेटी पैदा हुई तब तो सास इतना गुस्सा हुई थी कि उन्होंने गोमती जी से बात करना तक बंद कर दिया था।
बेटियां होने की वजह से ससुराल में कोई भी गोमती जी से ना तो ढंग से बात करता था और ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। हर कोई बेटियों को लेकर ताना सुनाता रहता था। गोमती जी की सास एक दिन उनसे कहती है, अगर इस बार भी तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। अगर बेटी पैदा हुई तो इस घर में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। बेटा पैदा करोगी तभी इस घर में रहोगी। बेटा कुल का दीपक होता है और बुढ़ापे पर सेवा करता है। बेटियां तो पराए घर चली जाती है। अम्मा जी, यह सब मेरे हाथ का नहीं है, यह तो सब ऊपर वाले की कृपा है। वही बेटा बेटी देता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर तीसरी बार भी तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। लेकिन किस्मत का क्या कर सकते हैं, तीसरी बार भी गोमती जी को बेटी ही पैदा हुई। जैसे ही बेटी पैदा हुई, गोमती जी की सास ने घर में बहुत हंगामा कर दिया। उनकी दोनों बेटियों के साथ अपनी बहू को भी घर से बाहर निकाल दिया। उनका सामान घर के बाहर फेंक दिया। कहा, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। जब तू मेरे घर के कुल दीपक को पैदा नहीं कर सकती हो तो मैं तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बेटे का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और बोली कि मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा दूंगी। लेकिन गोमती जी के पति जीतू जी अपनी माँ के ऐसे रवैये को देखकर उनको समझाने की कोशिश करते। माँ, यह क्या कह रही हो? गोमती आपकी बहू है, इस तरह घर से निकाल दोगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? अगर आपने उसको घर से निकाला तो मैं भी उसके साथ घर से बाहर चला जाऊंगा। आखिर मेरी भी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वह छोटी छोटी सी बच्चियाँ मेरी ही है, कहाँ जाएगी? इतना कहकर जीतू जी घर के अंदर से अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर पत्नी के पास आ गए। माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुके। स्टेशन पर एक क्वार्टर लेकर रहने लगे। गोमती जी उनके पति और तीनों छोटी छोटी बच्चियों को लेकर रहने लगे। जब उन्हें अपने परिवार की बहुत ज़रूरत थी तब उनके ससुराल वाले ने साथ छोड़ दिया। गोमती जी बहुत हताश हुई, लेकिन अभी भी किस्मत को कुछ और परीक्षाएं लेनी थी। एक दिन जीतू जी की दिमाग की नस फट गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गोमती जी के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तो उनकी सास ने और ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया और कुछ ही सालों में पति भी छोड़कर चले गए। अब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ मैं कहाँ जाऊँगी, अकेले कैसे रहूँगी? अपने पति के गम में बहुत दिनों तक वह रोती रही, लेकिन जब वो अपनी बच्चियों को देखती तो रोना बंद कर देती। उन्होंने हिम्मत जुटाकर वापस अपनी ससुराल आई। अपने सास ससुर से विनती की, मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं अकेले इस दुनिया में कहाँ रहूँगी। आप लोगों के साथ रहूँगी तो किसी तरह से जी लूँगी। परिवार के साए में मेरी बच्चियों भी बड़ी हो जाएगी। आप लोगों के साथ मैं दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। लेकिन सास और ससुर ने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। एक तो तूने 3-3 बेटियां पैदा की, ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई। तुझे इस घर में भी नहीं घुसने दूंगी, निकल जा मेरे घर से। तुझे इस घर में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। बेचारी गोमती जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। वापस उन्होंने ये कमरा किराए से लिया। पहले वह रेलवे क्वार्टर में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह भी छूट गया। किसी ने भी साथ नहीं दिया। अपने बच्चियों के लिए वह जीने की हिम्मत जुटाती है। अपनी बच्चियों के लिए तो जीना ही है। आसपास के घरों में काम तलाशने के लिए जाती है और सोचती है मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण करूंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। घर वालों ने ज़मीन जायदाद का 1 इंच भी देने से मना कर दिया था। कहा कि तुम्हारी तो बेटियां हैं, मैं अपने घर की ज़मीन तुम्हें क्यों दूंगी।
गोमती जी दूसरे के घरों में काम करके अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। तब तक खाने पीने की बात थी, तब तक तो दूसरों के घरों से काम करके गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तीनों बेटियां बड़ी हो गई थी। खाने पीने के साथ उनकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ गया था, क्योंकि गोमती जी की इच्छा थी कि वह अपने तीनों बेटियों को अच्छे से पढ़ाएंगी लिखाएंगी और कुछ बनकर दिखाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी मेहनत करनी पड़े। अपनी बेटियों को वह बेटों से कम नहीं समझती थी और सच में गोमती जी की बेटियां पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। इसके लिए गोमती जी अचार और पापड़ घर में बनाने लगी थी और उन्हें बेचने लगी थी। धीरे धीरे करके लोगों को उनके अचार और पापड़ पसंद आने लगे। लोग उनके घर से अचार और पापड़ खरीद कर लाते थे। वहाँ पर रहने वाले एक भले इंसान ने उनसे कहा कि गोमती जी, आप एक छोटी सी दुकान डाल लीजिए, जिससे आपकी आमदनी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। यह सुझाव उन्हें अच्छा लगा। पास के ही कॉलोनी में उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहीं पर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका कारोबार इतना अच्छा चलने लगा कि लोग और कहीं जाते ही नहीं थे, उन्हीं के दुकान से अचार और पापड़ लेकर जाते थे। पर उनका शहर में नाम हो गया, सभी लोग उधर आने लगे। अब गोमती जी घर गृहस्थी चल पड़ी थी। उनके पास इतने पैसे होने लगे थे जिससे वह अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करा सकती थी। अपनी बेटियों को पढ़ने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की। उनकी दो बड़ी बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई। एक बेटी सरकारी टीचर बन गई और दूसरी बेटी की सचिवालय में नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो गोमती जी ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर दी। बड़ी बेटियों की मदद से उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी पल्लवी को खूब पढ़ाया। उसके डॉक्टर बनने की इच्छा थी तो पल्लवी आज डॉक्टर बन गई। माँ, ओ माँ, तभी गोमती जी आवाज़ सुनाई देती है। पल्लवी आवाज़ लगाते हुए माँ को उठाते हुए कहती है, माँ, आप आज अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठो, मुझे हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है, मेरा टिफ़िन पैक कर दो। गोमती जी हड़बड़ाते हुए उठती है और देखती है सुबह के 7 बज गए। मैं पुराने ख्यालों में इतना खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। फटाफट से गोमती जी अपनी बेटी के लिए टिफ़िन तैयार करती है। पल्लवी अस्पताल के लिए निकल गई। शाम को जब पल्लवी हॉस्पिटल से वापस आई तो गोमती जी उतावली होकर पूछती है, अरे बेटा, जो बूढ़े बाबा को कल तुमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उनका क्या हुआ? उनके बहू बेटे उन्हें लेने के लिए आए? कोई आया? उनके घर परिवार का कुछ पता चला? वह कहाँ से आए हैं? उनका क्या नाम है? अरे माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आप तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम उन बूढ़े बाबा को जानती हो। माँ, उनके घर परिवार से उन्हें कोई भी लेने नहीं आया, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर बताया है कि वह पास के ही अलीगढ़ गांव के रहने वाले हैं और उनका नाम किशोर शर्मा है। उसके बहू बेटों ने घर से निकाल दिया है। 4 दिन से इधर से उधर भटक रहे हैं, कुछ खाने को भी नहीं मिला है, इस वजह से बेहोश हो गए थे। किशोर शर्मा नाम सुनकर गोमती जी चौंक जाती है। क्या बेटा, उनका नाम किशोर शर्मा है और उनके घर से उन्हें लेने कोई नहीं आया? ऐसा कैसे संभव है? माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उनको जानती हो। उनके घर में बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बेटा, मैं किशोर शर्मा जी से मिलना चाहती हूँ। माँ, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? अभी तक तो आपने कभी किसी से भी मिलने के लिए नहीं कहा। अस्पताल में कितने लोग आते हैं, कितने लोग इलाज करा कर जाते हैं, आपने किसी से मिलने की इच्छा नहीं जताई, फिर आप इसे क्यों मिलना चाहती हैं? शायद गोमती जी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था, इसीलिए वह किशोर शर्मा से मिलना चाहती थी। बेटा, मैं तुम्हें कल बताऊंगी, तुम बस कल मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चलना। माँ, कभी कभी मुझे समझ नहीं आती, कभी कहती हो कि तुम परोपकार के काम मत किया करो और कभी कहती हो कि तुम भी मेरे साथ परोपकार का काम करने के लिए चलोगी। चलो अच्छा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल जब मैं हॉस्पिटल चलूँगी तो मेरे साथ चलना
और मिल लेना उन बूढ़े बाबा से। रात भर गोमती जी को नींद नहीं आती है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वह सच है? क्या यह किशोर शर्मा जी वही हैं जिसकी मेरे दिलो दिमाग में हलचल चल रही है? नहीं नहीं, यह वह किशोर शर्मा जी नहीं हो सकते। उनका तो इतना भरा पूरा परिवार था, फिर वह बुढ़ापे में अकेले कैसे हो सकते हैं? और उनकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है? पूरी रात गोमती जी के मन में उधेड़ बुन चलती रही। सुबह वह समय से पहले उठकर तैयार हो जाती है। पल्लवी जब देखती है तो कहती है, अरे माँ, आज तो आप मुझसे पहले तैयार हो गई। ऐसा लग रहा है मुझसे ज़्यादा जल्दी तो आपको है। पता नहीं आपको बूढ़े बाबा से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? अस्पताल में पल्लवी अपनी माँ को उस कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर किशोर शर्मा जी लेटे हुए हैं। किशोर शर्मा जी ने अपने ऊपर चादर डाला है। पल्लवी आवाज़ देती है, बाबा बाबा, देखो मैं आपको अपनी माँ से मिलाने के लिए लाई हूँ। अपनी चादर को नीचे की तरफ खींचते हुए पल्लवी के हाथ का सहारा लेकर किशोर शर्मा जी दीवार से टिक कर बैठ जाते हैं। जैसे ही गोमती जी की नज़र किशोर शर्मा जी से और किशोर शर्मा जी की नज़र गोमती जी से मिलती है, दोनों एक दूसरे को एकटक देखते ही रह जाते हैं। गोमती जी को तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। ऐसा ही हाल किशोर शर्मा जी का भी है। चेहरे का रंग उड़ गया, पूरा चेहरा पीला पड़ गया। पल्लवी की तरफ देखते हुए किशोर शर्मा जी कहते हैं, डॉक्टर, यह तुम्हारी माँ है? हाँ, यह मेरी माँ है, गोमती जी ने कहा। बाबूजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप इधर कैसे आए? चौंकते हुए पल्लवी पूछती है, माँ, आप इनको जानती हो? हाँ बेटा, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनको मैं कभी भूल ही नहीं सकती। अपनी बहू की बेरुखी को देखकर किशोर शर्मा जी समझ जाते हैं कि बहू उनसे बहुत नाराज़ है, और नाराज़ हो भी क्यों ना, उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। गोमती जी अपने ससुर को ताना मारती हुई कहती है, बाबूजी, क्या हुआ? आपके कुल दीपक का कहाँ गए? आप और माँ जी तो बहुत कहा करती थी, बेटे घर की कुल दीपक होते हैं, वह बुढ़ापे पर हमारा ख्याल रखेंगे, बेटियां पराई होती है। आपके कुल दीपक ऐसा ख्याल रखते हैं? जिन कुल दीपों के लिए आपने मुझे घर से निकाल दिया था, आज उन्हें आपके घर से निकाल दिया। अपनी बहू के शब्द सुनकर किशोर शर्मा जी शर्मिंदा हो गए। बहू, मैं तो वैसे ही शर्म से मरा जा रहा हूँ, नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। अब तुम मुझसे जो भी कहना चाहे कर सकती हो। मैं और तुम्हारी सास तुम्हारा गुनहगार हैं। मैं तुमसे माफ़ी मांगने लायक तक नहीं हूँ। हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है वह बहुत गलत किया था। मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे मर जाने दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर किशोर शर्मा जी फूट फूट कर रोने लगे। अपनी माँ और बूढ़े बाबा की बातों को सुनकर पल्लवी को इतना तो समझ में आ जाता है कि वह बूढ़े बाबा कोई और नहीं बल्कि उनके दादाजी हैं। किशोर शर्मा जी बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और जाते जाते कहते हैं, बहू, मुझे माफ़ कर देना। हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया था वह बहुत ही गलत किया था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे आज उसी की सज़ा मिल रही है। जिन बेटों को मैंने बेटियों से बढ़कर माना, उन्हें बेटों को मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और जिन बेटियों को पैदा होना भी हम लोग बुरा मानते थे, आज उन्हीं बेटियों के साथ तुम इतनी अच्छे से रह रही हो। सच में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। मुझे दर दर की ठोकरें ही खानी चाहिए, तभी मेरा प्रायश्चित पूरा होगा। लेकिन गोमती जी अपने ससुर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बाबूजी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपके बेटों ने घर से निकाला है, लेकिन आपकी बेटी आज भी आपके साथ है। आपके लिए मेरे घर के और दिल के दरवाजे हमेशा ही खुले हुए हैं। कहीं न कहीं आज इस मुकाम तक पहुंचने में आपका भी हाथ है। अगर आप लोग मुझे घर में रहने के लिए शरण दे देते तो शायद मैं अपनी बेटियों को इस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाती। दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है, घर चलिए। पल्लवी भी अपने दादाजी का हाथ पकड़कर कहती है, दादाजी, मुझे तो बचपन से ही अपने दादा दादी किसी का भी प्यार नहीं मिला। माँ के साथ ही बड़ी हुई हूँ। इतने सालों बाद मुझे आप मिले हैं
तो वैसे नहीं जाने दूंगी। घर चलो। पल्लवी और गोमती जी किशोर शर्मा जी को बड़े ही प्यार से अपने घर लेकर आ जाती हैं और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुछ समय बाद किशोर शर्मा जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे और एक दिन पहले भी उनके पास आती है और कहती है, दादाजी मैं आपको आपका हक दिलवाना चाहती हूँ, इसीलिए वकील साहब को आपके साथ लेकर आई हूँ। एक दिन बातों ही बातों में पल्लवी ने अपने दादाजी से पूछा था कि गांव वाला घर किसके नाम पर है, तो उन्होंने बताया था कि मेरे नाम पर है। इसीलिए वह आज वकील को लेकर आई थी। किशोर शर्मा जी से साइन करवा कर एक नोटिस गांव वाले घर में उनके पोते के पास पहुंचा दिया जाता है, जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह अपने दादाजी का पता लगाने लगते हैं। पता लगाते लगाते वह पल्लवी के घर पहुंचते हैं। अपने दादाजी को सही सलामत देखकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। लेकिन किशोर शर्मा जी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं और कहते हैं, मेरे घर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि मेरे घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्योंकि जब तुमने मेरी सेवा नहीं की, अब मैं अपनी वसीयत बनवाने जा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने ज़मीन जायदाद घर सब अपनी पोतियों के नाम कर दूँगा। तुम्हें उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर उनके पोते हैरान रह जाते हैं और वहाँ से अपना सा मुँह बनाकर चले जाते हैं। दोस्तों, किशोर शर्मा जी ने यह फैसला लेकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।